हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट किए थे। एक लेक्चर हुआ था और पिछले 3-4 दिनों से मेरा कोई लेक्चर नहीं आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को मैंने उठाया था, वो चैप्टर चल रहा था, कुछ हद तक कंप्लीट हुआ था। आइए उसके आगे जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम लोग चलते हैं। उसके आगे है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशन में पहला यूज है कन्वर्टिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अदर यूनिट ऑफ सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये पहली प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर P है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। N2 U2 भी लिख सकते हैं। अगर एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और यूनिट U1 है और दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और यूनिट U2 है, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होती हैं। जैसे कि होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 4 kg, इसका मतलब kg जो है ये 4 बार इसमें शामिल है या 4 से गुणा किया जा रहा है। हमने कहा 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है या 5 बार ऐड हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई? आई होप सो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होती है। अब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी किसी सिस्टम में डायमेंशन जो है वो इस तरह है, m1 की पावर a, l1 की पावर b और ना बेटा p इजकल टू, जस्ट मिनट, n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c है। और दूसरे किसी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह से, सॉरी, m2 l2b और t2 की पावर c है। तो हमें कन्वर्ट करना है इस फिजिकल क्वांटिटी को। अगर n1 या n2 में से किसी एक की वैल्यू हमें नहीं मालूम है और वैल्यू चाहिए है, या यूँ कहें कि हमें n1 से n2 में कन्वर्ट करना है या n2 से n1 में कन्वर्ट करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो एक दूसरे के बराबर ही होंगी। यानी कि n1, ये डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसकी डायमेंशन किसी भी आप सिस्टम में लेंगे वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर दिस। अब हमें n1 की वैल्यू मान लीजिए निकालनी है, तो इसको इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज देने पे क्या बनेगा, m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर v और T1 बाई T2 की पावर c बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा। आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई। कुछ किया नहीं मैंने। फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसकी डायमेंशंस जो हैं वो a, b, c हैं। किसमें? m1, l1 और l1 में। किसी भी सिस्टम में, मान लिया कोई सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और डायमेंशंस हैं m2 l2 a b c हैं m2 l2 t2 में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की इक्वल ही होगी, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स के साथ इक्वल होती है तो इक्वल कर दिया। फिर अगर n1 को निकालना है तो इसको उस तरफ लगेगा, अगर n2 निकालना होता तो इसको इस तरफ लाए होते। अब इसमें से m1 m2 को एक दूसरे में कन्वर्ट करके l1 l2 और t1 t2 को आपस में कन्वर्ट करके, जैसे मीटर प्रति, जैसे अगर kg में दिया है और ये g में दिया है तो g को kg में कन्वर्ट करें,
ये मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, ये सॉरी, और ये मिनट में सेकंड में दिया है, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें, ये मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर या किसी भी जिसमें हमें निकालना है उसमें कन्वर्ट करें, तब आपका ये बात क्लियर हो जाएगा। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आगे चलेंगे हम लोग डायमेंशंस के दूसरे यूज़ पर। सेकेंड यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। सेकेंड और थर्ड जो आपका इसका यूज़ है, टू चेक द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। किसी भी भौतिक समीकरण, फिजिकल इक्वेशन की डायमेंशंस को चेक करने का तरीका, उसके संतुलन को चेक करने का तरीका, मतलब ये जानने का तरीका कि वो फिजिकल फार्मूला करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है v² = 2gh। आपको चेक करना है कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं, तो आइए चलते हैं इसे चेक करने। v² की डायमेंशंस क्या होंगी आप जानते हैं, -1 होती है वेलोसिटी, v यानी वेलोसिटी, v g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट, स्क्वायर यानी कि L⁻², T⁻²। ये LHS की डायमेंशन है। अब RHS की डायमेंशन हम निकालने चलते हैं, जो कि है 2gh। 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, ये होगा L⁻⁻1, L⁻², सॉरी, एक्सीलरेशन में -2 होती है, और हाइट की होगी L, ये हो जाएगी आपकी L² T⁻², यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, RHS और LHS इक्वल हैं। जो RHS की डायमेंशन है वही LHS की डायमेंशन है। इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन हमारा जो है वो करेक्ट है। द फिजिकल इक्वेशन ऑफ आवर फार्मूला व्हिच वी आर गिवन इज करेक्ट। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी बात है। अब अगला यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है डायमेंशंस का, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालना डायमेंशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड यूज़, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम उस डिपेंडेंसी से हम जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी नॉट बॉब, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, लेंथ ऑफ कॉर्ड, धागे की लंबाई। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, हमें गिवन है कि उसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ कॉर्ड और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे, तो उसका फार्मूला डेराइव करके बताइए। यानी कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना हमें इन आंकड़ों के, इन स्टैटिस्टिक्स के दम पे निकालना है। मान लीजिए हमने कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पर, कैसे, m⁴ पर। मान लिया हमने डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कॉर्ड की b पावर पर, और हमने मान लिया डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की c पावर पर। ये बना। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, L⁻⁵ ये बना। अब दोनों तरफ डायमेंशन हम लिखते हैं। t क्या है, टाइम पीरियड यानी टाइम की डायमेंशन t,
इज इक्वल टू के का कोई मतलब नहीं, के डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, एम यानी मास की डायमेंशन एम की पावर एल यानी लेंथ की डायमेंशन एल, कैपिटल एल, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की पावर ये सी है। तो ये हो जाएगा आपका। अब फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर -2c बनता है। ओके, इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ आप इक्वेशन को इक्वेट करें, तो यहाँ से m यहाँ पे a है और यहाँ m की पावर मैं लिख दे रहा हूँ पहले से, m की पावर 0, l की पावर 0। अब आप इक्वेट करिए, इक्वेशन को इक्वल करिए, तो a इज इक्वल टू 0 मिलेगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा और 1 इज इक्वल टू -2c मिलेगा। यहाँ से c इज इक्वल टू -12 और c पता है तो b इज इक्वल टू हाफ। ये हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा बनेगा क्या? ये बनेगा t इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर हाफ और t की पावर -12, ये बनेगा। और t इज इक्वल टू के इंटू एल अपान टी की पावर हाफ। यहाँ से t इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे m l लेंथ की पावर हाफ इंटू g की पावर -12, ये l अपान g की पावर हाफ। ये आप जानते हैं होता है 2 पाई, एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है और ये अंडर रूट के अंदर हो जाता है। तो लेंथ ऑफ जो आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी। के इज इक्वल टू, के जो है वो डायमेंशनल फार्मूलों से हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए कुछ और तरीके ही होते हैं, या यूँ कहें कि इस तरह से डायमेंशन की यूज़ करके हम जो कांस्टेंट होता है उसे नहीं निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके निकालते हैं। तो ये थी डायमेंशन की कुछ बातें। अब सबसे लास्ट टॉपिक आता है डायमेंशन का, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस पर आइए। आई होप तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अब एक बार बैक जाके इसे समझ लीजिए। लिमिटेशन क्या क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा के, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड। डायमेंशनलेस कांस्टेंट वैल्यू, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि प्रोडक्ट पे बेस्ड अगर जो हमें फिजिकल फार्मूले निकालने हैं वो हम प्रोडक्ट बेस्ड फार्मूले ही निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम का फार्मूला था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, तो ये निकल आया। लेकिन अभी हमसे कोई कह दे कि v बराबर u प्लस ए टी डायमेंशन से निकाल कर दिखाओ, तो हम नहीं निकाल सकते। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये निकाल कर दिखाओ, तो हम ये भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बीच में प्लस का साइन आ रहा है और हम जो डायमेंशन का यूज़ करते हैं फार्मूले का, वो प्रोडक्ट वाले फार्मूले में ही यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट वाले फार्मूले या कोशेंट वाले फार्मूले ही हम डायमेंशन से निकाल सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन क्या है? तीसरी लिमिटेशन ये है कि इससे केवल 3 ही क्वांटिटीज़ यानी मास, लेंथ और टाइम पर अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है,
तो ही हम उसका फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। अगर वो 3 से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड कर रही है तो उसका डायमेंशन फार्मूला हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ये अभी हमने पढ़ा t/2 तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था तो हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब वेलोसिटी निकालने के कहते तो ये हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आप ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी जो है वो कई चीज़ों पर, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इस तरह के फार्मूले जो 3 से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करते हैं वो हम नहीं डिराइव कर सकते। जैसे कि फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 K Q1 Q2/r²। घबराइए नहीं, आगे आएगा। ये देखिए 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। और जो लास्ट डायमेंशन का लिमिटेशन है वो ये है कि इससे साइन थीटा, टेन थीटा, log x, e⁻x अगर किसी इक्वेशन में आता है, फिजिकल इक्वेशन में, तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको एनालाइज इस विधि से, इस मेथड से उसको एनालाइज हम नहीं कर सकते। ओके, आई होप सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।